Hello, ladies and gentlemen. You are watching TV Asia. I'm your host Shoaib Zaidi. Yes, हमारा ये प्रोग्राम आपने देखा, मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया और मैंने उसके बाद उर्दू में अपनी गुफ्तगू शुरू की। रीज़न ये है कि ये जो प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, ये हमारा मकसद जो हमारी कम्युनिटी है उसको अवेयरनेस पैदा करना है। और इस प्रोग्राम का जो टीवी एशिया ने इंतज़ाम किया है, ये बहुत खूबसूरत और बहुत स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेकर आ रही है टीवी एशिया। टीवी एशिया ये चाहती है कि जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाइड, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, उनको बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन की लर्निंग के हवाले से, उनकी नॉलेज के हवाले से एक प्रोग्राम किया जाए। इसकी बहुत डिमांड थी और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कहा था, और हमारी खुशकिस्मती ये रही कि टीवी एशिया की मैनेजमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया। और अब हम टीवी एशिया लेकर आ रहा है एक प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए जो घर बनाना चाहते हैं, जो घर बना रहे हैं, या जिन्होंने घर बनाया हुआ है लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस घर का और इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। जी हाँ, ये हम सब बताएंगे और ये हम सब जानेंगे, अपने लिए भी, अपने नाज़रीन के लिए भी। क्यों कि हमारे साथ जो टीवी एशिया के स्टूडियो में मौजूद हैं, वो ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे नॉलेजेबल पर्सन है कि जिनकी नॉलेज, जिनका एक्सपीरियंस, वॉस्ट एक्सपीरियंस इस फील्ड का है, जो हमें सबको बहुत हेल्प करेगा। आइए मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहाब खान साहब। शहाब खान साहब मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वॉल्व रहे और आजकल ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के हवाले से जाने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के टीवी और दूसरे तरह के ड्रामे और एड्स में भी काम करते हैं। तो यकीनन वो जानते हैं कि मार्केटिंग और लर्निंग की वैल्यू क्या रहती है। नए हैं इस फील्ड में, लेकिन उनके साथ जो मेंटोर है वो यकीनन इस किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इकराम जमील साहब की। इकराम जमील साहब मेलबर्न में पूरा अपना बिजनेस का, कंस्ट्रक्शन का सेटअप करके आए हैं। उनको किसी ने कहा है कि क्वींसलैंड में चूंकि लगा ऐसे रहा है कि कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ेगी क्योंकि ओलंपिक्स की भी एक्सपेक्टेशन है, और ही इज़ अल्टीमेटली वेरी इन टू द कम्युनिटी के प्रॉब्लम को भी जानते हैं। तो ये ऐसे हैं और इनका अपना तजर्बा तकरीबन 25 साल से ज़्यादा का है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इकराम साहब का भी, शाहब खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि हम इकराम साहब से कुछ ऐसे बेसिक सी चीज़ों के बारे में अपने नाज़रीन को बताएं कि जिसके ज़रिए हमारे नाज़रीन को ये मालूम हो कि ये तो चीज़ें हमें पता थी लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। जी हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हर शख्स चाहता है, और घर सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है कि अपना घर बनाना एक बड़ी नेमत होती है। मैं मिडिल ईस्ट में 20 साल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मिडिल ईस्ट में 20 साल रह के भी अपना घर नहीं बना सकते, उसके लिए कि उनके कानूनी रूल्स ऐसे हैं। और ये वो मुल्क हैं, ये वो कंट्री हैं, ये वो जन्नत नज़ीर ममालिक हैं कि जहाँ पर आप आते हैं और अगर आप उस क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं जो इतने सख्त नहीं है और आपके पास फाइनेंस है, तो आप यकीनन अपना घर ले सकते हैं। लेकिन घर बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं ज़मीन। जी हाँ, ये प्रोग्राम है जिसकी अभी हमने ज़मीन बनाई है, लेकिन अब हम घर की ज़मीन के लिए जाएंगे। और हम घर की ज़मीन के लिए जाएंगे शहाब खान साहब। सर, आप को हम एज ए कंसल्टेंट एडवाइज़र तौर पे समझते हैं। पहले हम ये चाहते हैं कि आप अपने नाज़रीन, हमारे नाज़रीन को इकराम जमील जो है वो अपने बारे में कुछ बताएं। First of all, thanks for having us. थैंक यू वेरी मच सर। मेरा एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से है। मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ ऑन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्केल, देन आई बिकेम अ सुपरवाइजर, देन आई गॉट इनटू फाइनेंस। तो हर एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने स्टडी किया और क्वालिफाइड फॉर द लाइसेंस। और मेरी कंपनी है यूनाइटेड बिल्डर्स, जो कि ऑपरेट करती है विक्टोरिया में, हमारा हेड ऑफिस है, और अब क्वींसलैंड में हमने बिजनेस शुरू किया। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। यकीनन ये बड़ा सफ़र है और हम इस बड़े सफ़र में कोशिश करेंगे, बहुत सारे मौजू हमारे पास हैं जानने के लिए अपने नाज़रीन के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा छोटा रखेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट और हमारी मेहनत दोनों लाइव रहें। मैं शहाब खान से भी ज़रूर उनका तारुफ लेना चाहूँगा, जो मैंने कराया है वो मुकम्मल नहीं है। खान साहब कुछ बताएं आपने। बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं 3-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हूँ। उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहा हूँ 2006 से। राइट। मैं इवन पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पे मेलबर्न में प्रॉपर्टी सेल कर रहा था, तो दैट्स व्हाई इस फील्ड में थोड़ा सा मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। बट मैंने यहाँ आके फिर यूनाइटेड बिल्डर के साथ ज्वाइन किया और अब मैं इन्हीं से सीख रहा हूँ एंड मार्केटिंग कर रहा हूँ। चलिए,
तो आप समझते हैं कि जो हमारा मौजू है, क्योंकि आप मीडिया की तरफ से भी काफ़ी काम कर चुके हैं और आप समझते हैं कि मीडिया में ये सारी की सारी चीज़ें इसकी क्या वैल्यू है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा खान साहब कि ये बताइएगा कि इस तरह के प्रोग्राम से बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्या देना चाहिए, क्योंकि टीवी एशिया ने अपना प्लेटफॉर्म दे दिया, इन्होंने अपना टाइम दे दिया, आपने अपना टाइम दे दिया, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है इससे? देखें, जो बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर बना सकते हैं, सही, लेकिन वो एक तरह से ना उसमें फंसे होते हैं कि उन्हें कहाँ पे जमीन लेनी, किस बिल्डर के पास जाना है, क्या डिजाइन होना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए, फ्लैट्स पे जाएं, घर पे जाएं, कौन सी चीज सस्ती पड़ेगी, कौन सा उनका रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए उनको एक ऐसे बिल्डर के पास जाना चाहिए जो उनको टोटल सोल्यूशन दे। सही सही सही, और वो उनको अपना साथ लेके चले। सही सही। और मेरा ख्याल है जो बायर भी होता है ना, उसको भी पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस भी चाहिए होता है। हमारा बायर जो है ना वो पेशेंट नहीं है। सही सही, वो भी सही बहुत जल्दी में जाता है। सही सही सही। हम भी बहुत जल्दी में हैं शहाब खान साहब, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे नाज़रीन को मिस हो जाए। तो हम पहले बात करते हैं, आपने 8-10 मुख्तलिफ स्टेप्स का जिक्र किया, तो हम नाज़रीन आज आपके लिए एक ही स्टेप लेकर आए हैं और एक ही स्टेप पे हम बात करेंगे। वो ये है कि जैसे हमने कहा, प्रोग्राम की भी ज़मीन होती है और घर की भी ज़मीन होती है। मान लीजिए कामरान साहब कि मैं हूँ और मुझे घर बनाना है और मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ नया और मुझे मेरा शौक़ है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे घर ज़मीन के हवाले से क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपको वो सारे इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो ऑफर करती है। तो ऑब्वियसली आपका पहला घर जो होना चाहिए वो फर्स्ट होम ओनर ऑक्यूपाइड होना चाहिए। उसके लिए लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह अवेलेबल है, आउटर सबर्ब्स ऑफ ब्रिस्बेन, आउटर सबर्ब्स ऑफ मेलबर्न, आउटर सबर्ब्स ऑफ सिडनी। तो सबसे पहले आपको सोर्स करनी पड़ेगी लैंड, और आपको जाके विजिट करना पड़ेगा डेवलपर्स के ऑफिसेज, कौन सी लैंड्स अवेलेबल है। फिर आता है वंस यू फाइंड द राइट प्लेस फॉर यू, उसके बाद आता है कि लैंड को का साइज क्या होना चाहिए, क्या डिमेंशंस होनी चाहिए, फिर आपके जहन में होना चाहिए कि कितने फैमिली में मेंबर्स हैं, जो और किस साइज का आपको घर चाहिए, कितने बेडरूम्स होने चाहिए, उसके हिसाब से लैंड की जो परचेजिंग है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, आपके पास मैं आता हूँ वापस। मैं शाहाब खान से जानना चाहूँ, शाहाब भाई ये बताइएगा कि लैंड की इन्होंने बात की, यकीनन आप बिजनेस हाउस सेलिंग के हवाले से इन्वॉल्व रहे और आपने इस बिल्डिंग में भी अपना आपका एक बड़ा रोल रहा है। लैंड अगर अनइवन, मान लीजिए कि मैंने एक लैंड चूज किया और वो अनइवन है, तो आप क्या समझते हैं कि अनइवन लैंड और इवन लैंड में कॉस्ट, यानी कॉस्ट का मतलब होता है वर्कमैनशिप का बड़ा फर्क पड़ता है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्यों होता है ऐसा? देखें, अगर प्लेन लैंड है और सीधा लैंड है तो आपकी जो शुरू की कॉस्ट है वो उसमें नहीं आती। अगर वो लैंड अनइवन है तो आपको पता नहीं है कि आपकी वहां पे कॉस्ट कितनी आएगी। वो वेरी करेगी, 10,000 से 5,000 से लेके 15,000 20,000 तक जा सकती है, डिपेंडिंग कि है क्या। सही ठीक है ना। ठीक। तो शाह भाई, अब इन्होंने कहा कि वेरी करेगी। अब मैं मान लीजिए कि एक हमारी लैंड है और जिसमें ऑफसेट है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड 1.5 मीटर, मान लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हम रियल टच नहीं महसूस करेंगे, हमारे नाज़रीन को वो इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से नहीं मिलेगी। तो अब अगर हमारे पास इस तरह की है, तो जब हम लैंड लेते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ कंडीशन में इतनी एलिवेशन की शिफ्ट जो है वो एक्सेप्टेड होती है? मतलब आपके डिजाइन के हवाले से देखिए, लैंड तो अगर आपको कोई लोकेशन पसंद आ गई कि आपके सामने एक ओशन व्यू है या आपके पास व्यू बहुत अच्छा है उस लैंड से, तो फिर फीजिबल है कि हाँ, आदमी कहता है कि हाँ, मैं थोड़े से ज़्यादा पैसे दे दूंगा इसको डेवलप करने के लिए। लेकिन जैसे शाहब ने कहा कि जहां पर भी लैंड इवन नहीं होगी, वहां पर तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपको साइट कॉस्ट आएगी, जिसको बिल्डर्स बोलते हैं साइट कॉस्ट। अच्छा, इसको कहते हैं साइट कॉस्ट। और यूजुअली बिल्डर्स क्या करते हैं कि वो आपको अपफ्रंट नहीं बताते अच्छा कि साइट कॉस्ट क्या आएगी। सही। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, आपका लोन अप्रूव हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर जो मशीनरी उतारने से पहले और साइट कट करने से पहले वो आपको एक बिल भेज देते हैं कि भाई 10,000 आपकी कॉस्ट आई है, क्योंकि इसमें इतना स्लोप था, इसमें से इतनी मिट्टी निकलेगी, इसके ऊपर लूज सॉइल था, इसका एच क्लास था, इसका पी क्लास था, साइट की क्लासिफिकेशंस होती हैं। यूजुअली होता ही है कि हमारे लोग जब लैंड लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पुश करते हैं, उनके जो जिस भी ब्रोकर के पास जाते हैं वो पुश करते हैं, यार ऐसा करो कि लैंड का भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ, कंस्ट्रक्शन का भी लेके आओ। सही। लेकिन रेगुलेशन ये कहती है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कि यूजुअली आप जब लैंड लें और जब बिल्डर के पास जाएं तो बिल्डर शुड डू अ सॉइल टेस्ट फर्स्ट। अच्छा, ठीक है।
on the land अच्छा, यानी आपने आपकी before it gives a quotation to you. राइट ऑफ द लैंड। ये रेगुलेशन है। हाँ। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि लैंड तो टाइटल हुई नहीं है, सही, डेवलपर एक्सेस नहीं दे रहा लैंड का, सही है, और आपको लोन अप्रूव कराना है। सही, ज्यादातर हमारे लोग इसमें फंस जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, लैंड भी खरीद ली, अब लोन भी अप्रूव हो गया, अब बिल्डर को डिपॉजिट भी दे दिया। जब बिल्डर काम शुरू करने वाला है तो उसने बोला सॉइल टेस्ट करा के पकड़ा दिया, भाई 20,000 और दो, एंड that $20,000 is not a part of your contract, it comes out straight out of your pocket. And that's where people get hurt a lot. This is why कि यार बिल्डर ने हमें तो ये लैंड हमने इसलिए चूज की थी कि हमें हमारा जो बजट था वो 6 लाख का था, 7 लाख का था, ये तो 7.5 लाख पे चला गया। ठीक है, तो पीपल हैव टू बी वेरी वेरी, इस प्रोग्राम को अरेंज आपने किया बहुत अच्छा किया कि अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में, सही, और जब तक उनको पता चलता है बहुत लेट हो चुका होता है। सही, सही, ठीक है, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट पढ़े तो वहां पे क्लॉ लिखा हुआ है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको 20% उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है वो तो देना ही देना है बिल्डर को। सही, तो इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि लैंड कहाँ पे ली जाए और लैंड के अंदर कितने हिडन कॉस्ट होते हैं, कितने हिडन कॉस्ट होते हैं। अभी आपने बात की क्लॉ पी और क्लॉ एच की, क्या क्लास पी और क्लास एच, ये क्या है? ये सॉइल है, पी का मतलब होता है प्रॉब्लम साइड। अच्छा जी, ये अच्छा है हमारे नाज़रीन के लिए कि ये शाह साहब, ये इकराम साहब इनको खास तौर पे ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि पी क्लास और एच क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कहाँ लिखा होता है। तो ये यूजुअली सॉइल टेस्ट की जो कंपनी होती है वो जाती है, वो लैंड के ऊपर 3 होल करती है ड्रिल। सही, उन होल को ड्रिल करने के बाद जैसे जैसे वो यूजुअली 1 मीटर डीप जाते हैं, जैसे जैसे वो डीप जाते जाते हैं उनकी सॉइल की क्लासिफिकेशन वो लेते रहते हैं। सही, एच क्लास का मतलब हाईली रिएक्टिव सॉइल। ठीक है, अब हाईली रिएक्टिव का मतलब ये है कि लूज सॉइल है ऊपर। तो डेवलपर क्या करते हैं, लैंड को इवन दिखाने के लिए जहां पर अनइवन होती है वहां से लैंड काटते हैं और इधर सॉइल फेंकते हैं, उधर सॉइल फेंकते हैं। वो सॉइल जो होती है यूजुअली कॉम्पैक्टेड नहीं होती, बिल्कुल। तो आपका जो फाउंडेशन होती है उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग सॉइल के अंदर जाना होता है। सही, अब जब रिपोर्ट आती है वो कहते हैं आपके पास तो 500 मिल का फिल है। फिल का मतलब ये है कि जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे 500 ऊपर तक की सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉइल डली हुई है, सॉफ्ट सॉइल, आर्टिफिशियल सॉइल जो लाके वो डालते हैं दूसरे जगह से। सही, ठीक है ना, जिसके अंदर रॉक भी मिक्स होता है जस्ट टू मेक द लैंड लुक स्मूथ। अच्छा, फिर क्या होता है, उस पर बारिश होने देते हैं। जब बारिश हो जाती है उस पर घास उग जाती है। जब घास उग जाती है तो नेकेड आई से जो एक कंज्यूमर है उसको लगता है बिल्कुल साफ सुथरी सॉइल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड देन ही गेट्स कॉट इन अगेन। तो इस अब आपने एक नया खोल दिया है। अब ये बताइए कि अगर इस तरह का कोई इशू हो जाता है किसी के साथ लैंड के हवाले से, इस तरह के इश्यूज को हैंडल कैसे किया जाए, कैसे उसको, मतलब वो सॉइल रिपोर्ट देख ली उसने, सॉइल रिपोर्ट उस लिहाज से उसमें क्लास उसने दे दी, तो जैसे उसको ये क्लास है तो या मान लीजिए अगर पी क्लास है तो दैट्स कंफर्म कि यू आर गुड टू गो, एंड एच क्लास है तो यू हैव इशू विद दिस। भाई दोनों गुड टू गो है, दोनों गुड टू गो है। आप उसमें पैसा कितना खर्च करना चाहते हैं। देखिए जो बिल्डर होता है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एडिशनल कॉस्ट जो है ना दोनों में पड़ेगी दोनों में। अच्छा, आप समझे, दोनों में, क्योंकि एक तरफ आपके पास सॉफ्ट सॉइल है, एक तरफ आपके पास पी है। पी पे अगर मैं रिफर करूं, रेफरेंस दूं आपकी बात का, जो आपने बोला 1.5 मीटर का फॉल, वो पी हो गया। ठीक है, उस 1.5 मीटर के फॉल के अंदर उनको किस तरह उसको बताया, जब सॉइल वाली कंपनीज जो होती है वो आपको डिफाइन भी करती हैं कि इसके अंदर फाउंडेशन कैसी पड़ी। आप समझे, तो कॉस्ट तो दोनों में आएगी। अब एच क्लास 100 मिल के सॉइल पे भी आ सकती है। अच्छा, तो उसमें कॉस्ट आपकी कम पड़ेगी। सही। जितना ज्यादा फिल होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। सही। शाह भाई ये बताइएगा कि ज़मीन लेना चाह रहे हैं। अब एक ज़मीन है कि जो अक्सर जो घर बने होते हैं उनके बीच में की ज़मीन होती है, बीच में एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ लैंड, हमने देखा, ढूंढा, उसको सर्च किया, यकीनन उसकी कॉस्ट और उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है। लेकिन एक लैंड है जो हम बिल्कुल नए बिल्डर के साथ ले रहे हैं। तो अब चूंकि वहाँ पर, और वहाँ सिनेरियो ये है कि वहाँ पर अभी कुछ बना नहीं है, लोगों ने लिया हुआ है, हम भी लाइन में लगे हुए हैं, अल्लाह का सलाम हमने। तो आप क्या समझते हैं कि जो मैं यहाँ ले रहा हूँ विद इन द पीपल, विद इन द कम्युनिटी, इसमें रिस्क फैक्टर कम है फॉर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, और इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, क्या ऐसा होता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, दोनों में सेम रिस्क फैक्टर है, सेम है, प्राइस का फर्क होगा। अच्छा, अब मैं रिस्क फैक्टर को और एक्सप्लेन करता हूँ। जहां बहुत सारे घर बन चुके,
वो सारे के सारे घर बने हुए हैं, वहाँ पे एक लैंड खाली है। तो मुझे देख के लगता है कि ठीक है जी, ये मतलब इट मच स्ट्रॉन्ग लैंड की कोई ऐसा इशू नहीं होगा जैसे बहुत सारे इन्होंने क्लासेस को डिफाइन किया, या वहाँ रहते हुए भी वो लैंड का इशू हो सकता है। वहाँ पे भी बिल्कुल लैंड का इशू, सॉइल टेस्ट नहीं होना अभी तक। अच्छा, लेकिन इट्स अ सेफ बाय मोस्ट ऑफ द इट्स अ सेफ बाय, इट्स अ सेफ बाय, सेफर बाय। हाँ। अच्छा, एक और मैं चीज आपकी बातों से मुझे पता चला, ये जो बिल्डर होम एंड लैंड पैकेजेस बेचते हैं ना जी, ठीक है, यहाँ पर आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। सही, क्योंकि लैंड बहुत कम बिल्डर होते हैं जिनकी लैंड भी अपनी होती है। वो क्या करते हैं, वो लैंड सोर्स करते हैं, ठीक है, सही, और वो होम एंड लैंड पैकेज बना के बेचते हैं। सही, तो जब आप लैंड खरीदने जाते हैं तो आपको पता चलता है यार ये कॉन्ट्रैक्ट तो किसी और के नाम पे आया है। सही, सही, अब इससे क्या होता है कि वो आपसे अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं कि आप जाके मार्केट को असेस करो कि आपको सस्ती कॉस्ट मिलती है नहीं मिलती। सही। तो इस वक्त इसलिए हमेशा मैं रेकमेंड यही करूंगा कि लैंड अलग से लें और बिल्डर अलग से लें, क्योंकि देयर इज सो मच कंपटीशन इन द मार्केट, इन द मार्केट फॉर बिल्डिंग, क्योंकि लैंड के तो आप नहीं कर सकते। अब लैंड एक बिल्डर ने आपको बेच दी, लेकिन आपको एक साथ उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया, एक लैंड के, एक कंस्ट्रक्शन में। आप समझे? अब वो लैंड भी उसकी मर्जी की, कंस्ट्रक्शन भी उसकी मर्जी की, ठीक है। 2-4 चीजें आपको दे देगा कि यार ये मैं आपको 10 LED ज्यादा दे दूंगा, आपको सामने की लैंडस्केपिंग दे दूंगा, पीछे मैं रिटेनिंग वॉल बना दूंगा, दैट्स इट। लेकिन यू हैव नो से इन योर कस्टम डिजाइन। कि सपोज इफ यू वांटेड टू डू अ कस्टम, टोटल कस्टम डिजाइन, आपको उसमें पीरियड रूम ऐड करना है, या आपको उसके अंदर मंदिर बनाना है, या आपको कोई नमाज के लिए जगह चाहिए, सही है, यू कैन नॉट डू दैट। प्लस यू कैन नॉट गो इन अ मार्केट कि यार ये मेरे पास लैंड है, ठीक है, ये बिल्डर बोल रहा है इसके अंदर पी क्लास में मुझे ये चार्ज करना है 20,000, तुम बताओ कितने चार्ज करोगे। तो यू हैव अ नेगोशिएशन पावर इन द मार्केट। सही, 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 कि आप दूसरे लोगों के पास जाकर उस लैंड के हवाले से अपनी कॉस्ट को कम करा सकते हो। ठीक है शाह भाई, इन्होंने एक बड़ी अच्छी तरफ इशारा किया, वो ये कि नेगोशिएशन पावर किसके पास है ना। क्या ऐसा होता है कि नेगोशिएशन पावर की हमें अवेयरनेस नहीं होती और हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। नेगोशिएशन हर वक्त मौजूद होती है। अच्छा, आपको हमेशा नेगोशिएट करना चाहिए प्राइस में। अच्छा, चाहे आप लैंड लेने जा रहे हैं, चाहे आप बिल्डर के पास जा रहे हैं, सही, और फिर आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर आप नेगोशिएट नहीं करेंगे तो यू आर ऑलवेज लूजर। सही। अगर आप हर चीज ऑन द फेस ऑफ इट लेंगे तो हमेशा आप प्रॉब्लम। अब उसमें शाह भाई ये होता है कि जो सेलर होता है, आपको जानते हैं मार्केट पे, वो उस वक्त भी फोन उठा रहा होता है और वो कर रहा होता है कि जी मुझे अभी कॉल आ रही है और अभी ये जा रहा है और अब यूं जा रहा है। उस वक्त में आपकी सिचुएशन क्या होगी कि अब मैं क्या नेगोशिएशन करूं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जिसको मैंने सोचा है वो टिक्स होते हैं उनके अल्टीमेटली। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको सोचना, शुरू में कहा, बिल्कुल आपको देखना है। अगर आपको बहुत जल्दी है, ऑब्वियसली आप उसको हायर मार्केट से उठा सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे भी नेगोशिएट करना चाहिए। अच्छा, अब आप बात करते हैं नेगोशिएशन की। मुझे इसमें एक चीज ऐड करनी है। हाँ। ये जो ये एक बड़ी कॉमन टेक्निक है रियल एस्टेट में। ये 2 जगह आपको पाई जाएगी ये टेक्निक, एक कार सेल्स में, कार सेल्स के सेल्समैन में, और एक रियल एस्टेट एजेंट में, जो बोलते हैं मेरे पास पे ऑलरेडी ऑफर है या वो आ रहा है। फिर ये क्या करते हैं, अपने किसी कंसल्टेंट को बोल देते हैं यार तुम आना एक ऑफर लेके मेरे सामने, इस कस्टमर के सामने, ठीक है, ताकि इससे ये जो नेगोशिएशन के बारे में सोचा है भूल जाए कि हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट है। तो ये ज्यादातर 90% जो होता है वो कस्टमर को फूल करने का तरीका होता है। सही, 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 सही। यानी ये जो है वो उस तरह से जेन्युइनली उस लिहाज से नहीं होती। अब हम वापस आ रहे हैं अपने उस मौजू की तरफ, और ये बताइएगा कि अब लैंड है, एक फैमिली है जो 4 की है और एक फैमिली है जो 8 लोगों की है। अब अगर वो लैंड के लिए हम उनको एडवाइस करना चाहें और आपके जरिए वो एडवाइस हमको फ्री में देना चाहें तो हम क्या एडवाइस दे सकते हैं लैंड के हवाले से? कि देखिए फैमिली, आप ओरिएंटेड आदमी हैं, आप भी समझते हैं कि फैमिली की नीड्स का मतलब क्या होता है कि ठीक है। देखिए मेरे पास तो जब भी कोई भी आता है मैं ओपनली उनको एडवाइस करता हूँ। सही। अगर मेरे नसीब में किसी का बिजनेस लिखा होता है तो मुझे मिल जाता है, लेकिन कम से कम उनका तो भला हो जाता है। सही। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ना पहले लैंड मिलती थी, मिनिमम साइज होता था 400 मिनिमम। अच्छा, अगर आप 10 साल पीछे चले तो मिनिमम साइज होता था 500। ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब मिनिमम साइज जा रहा है 160 पे। सही। 160 स्क्वायर मीटर के लैंड पे आप 2 कमरे का ही घर बना सकते हैं ज्यादा से। सही, सही, ठीक है ना। तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि कम से कम अगर आपके फैमिली मेंबर्स बढ़े तो यू वुड नीड एटलीस्ट 5 बेडरूम। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, ठीक है। अब आपके घर में अगर 8 लोग हैं तो यू कैन नॉट हैव 8 बेडरूम्स, क्योंकि अगर आप 8 बेडरूम्स लोगे तो आपकी लिविंग स्पेस गई।
ये आपको रेशियो हाँ, मेंटेन रखना है और- कि आपकी लिविंग स्पेस भी बची रहे और आपका वो भी बचा रहे। एब्सोल्युटली। और कोशिश ये करनी है कि जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो कि अपने जहन में हमेशा ये रखें कि एक दिन मुझे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी हम आपसे एक प्रोग्राम लेंगे कि हमें प्रॉपर्टी के लिए कि बेचनी पड़ेगी। हाँ, मार्केट अच्छा। की रिक्वायरमेंट क्या है प्रॉपर्टी की। गुड। तो आपके पास यानी जो आप लैंड को आप देख रहे हैं उसमें वो सारी चीजें देखें कि आपने इसको कब तक यूज करना हो सकता पड़े और फिर इसको अल्टीमेटली हो सकता है आपको सेल करना पड़े। बिल्कुल। देखिए, मैं यूएस में भी रहा हूँ, कनाडा में भी रहा हूँ। वहाँ पे सही। क्या होता है कि यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं, लोग बने बनाए घर लेते हैं और जो बने बनाए घर लेते हैं 20-20 साल एक ही घर में गुजार देते हैं। सही। ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर एक सिंगल आदमी की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सही। जब भी आप डेवलपमेंट तेज़ करते हैं, आप घर बनाते हैं, थोड़ा सा आपकी अर्निंग बढ़ती है, आप एक और घर बनाते हैं। फिर यहाँ के टैक्स बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप जो है टैक्सेशन पर्पसेस के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई घर की कंस्ट्रक्शन करें, चाहे वो पहला घर हो या दूसरा हो, आपको हमेशा ये रखना है कि मार्केट में क्या वैल्यू बनेगी इसकी 5 साल के बाद। सही 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 सही। अगर आपने एक 23 स्क्वायर के घर में 8 बेडरूम डाल दिए, नो वन इज गोना बाय इट। राइट राइट राइट। तो डेफिनेटली लैंड का साइज मैटर करता है अगर फैमिली के साइज के हवाले से। और शाह साहब ये बताइएगा कि एक लैंड के हवाले से एक रेफर होता हुआ सवाल किया, आप मेलबर्न में रहे, आप पाकिस्तान में रहते हुए भी ऑस्ट्रेलिया की लैंड्स और उसको खरीदारी के हवाले से भी आप बिजी रहे, आप क्या समझते हैं कि लैंड्स का स्टेट की डिफरेंस, अब ऐसा बहुत आसान कर लेते हैं कि मेलबर्न की लैंड्स सेम साइज में और ब्रिस्बेन की लैंड और क्वींसलैंड की लैंड सेम साइज में, लेकिन एक कॉमन सेंस तो होता है कि जी रीजनल में और स्टेट में वैसे फर्क आया था ना कि मैं सिटी में अगर एक प्लॉट ले रहा हूँ 400 गज का तो वो रीजनल में हो सकता है, लेकिन एक कॉमन सेंस के हवाले से कि जी ठीक है जी आपने वहाँ दोनों जगह को देखा है तो अक्सर लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि ये भी एक कंपैरिजन बनता है कि ठीक है जी। तो आपको लगता है कि लैंड के साइज में रेट्स का बड़ा फर्क होता है दोनों इस तरह की स्टेट्स में? बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क है। रीजनल टू रीजनल भी, सिटी टू सिटी, सिटी टू सिटी भी, रीजनल टू रीजनल भी। अब आपने कह दिया जमीन आसमान का फर्क है, इसका मतलब हम आसमान पे हैं और मेलबर्न जमीन पे हैं? मेलबर्न की प्राइसेस अभी भी ज्यादा है। मेलबर्न की प्राइस हाँ, यहाँ पे प्राइसेस अभी शूट अप कर रही हैं। अच्छा, कर रही यहाँ पे अभी टाइम है। सही सही सही। तो यहाँ पर अभी एक पॉसिबिलिटी है कि आप जो है ना वो ले सकते हैं। वापस कामरान साहब आपके पास आते हैं और यकीनन नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का आखिर के ये चंद मिनट रह गए और हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि अब आप बात करें लैंड की, हमने लैंड ले लिया है, अब लैंड में जब हम लैंड को हमने लैंड टेस्ट भी कर लिया और हमने उसकी प्रॉब्लम्स भी देख ली, उसके साइज को भी समझ लिया, अब उसके बाद जब मैं लैंड की रजिस्ट्रेशन की बात हो कि जी लैंड मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, क्योंकि जो काउंसिल है उसमें लैंड अल्टीमेटली जो टाइटल है वो जिसने उसको लोन जिसके नाम पे हुआ है उसी के नाम पे टाइटल होगा। जी, होता यह है कि लैंड के टाइटल पे तो आपका नाम आ जाता है, टाइटल के साथ उसका जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है वो आपका बैंक होता है। अच्छा, ठीक है, टाइटल आप ही के नाम पे होता है जब लैंड सेटल हो जाती है। सही। लेकिन उसकी जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है जो भी लोन कराता है, तो जो बैंक होगा जो आपको लोन देगा उसके लिए वो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी होती है। सही सही सही। तो बैंक इंटरेस्टेड पार्टी रहती है जब तक आप उसको बैंक को लोन पे ऑफ ना कर दें, लोन पे ऑफ ना कर दें। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल होता है अक्सर कि जी जमीन पाकिस्तान में जैसे है कि जमीन मेरे नाम है, तो यहाँ भी ऐसा कोई टोर लगती है कि जी जमीन मेरे नाम है, ऐसा है कुछ? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसे ही है। देखें, मसला ये है कि कान इधर से पकड़ उधर से पकड़, बात एक ही है ना। लोग बहुत सारे समझते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट, इस मिसकंसेप्शन में चले जाते हैं कि भाई अगर लैंड हमने ले ली है, सही है, और उसके ऊपर 3 लाख का लोन है, सही, एक्चुअली वो लैंड बैंक की है। सही। लैंड आपके नाम पर है जस्ट टू मेक यू फील गुड, लेकिन असल में वो लैंड है बैंक की, जब तक आप बैंक को पे ऑफ नहीं कर देते। सही 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 सही। अब इसमें बहुत सारे और सवालात हैं और मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि लैंड के हवाले से कि लैंड की जो जब आप लैंड और हम पैकेज लेते हैं तो लैंड की पेमेंट पहले से शुरू हो जाती है, उसका लोन पहले से शुरू हो जाता है। डज इट इसका कोई और भी तरीका होता है कि आप लैंड के पेमेंट को जब घर बने जब तक ले जा सकते हैं नहीं जा सकते, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन वो हमारे उसी प्रोग्राम में होंगे जब हम फाइनेंस पे बात करेंगे कि हम घर को अगर फाइनेंस करने के लिए कोशिश करें। तो अब हम बात कर रहे थे कि जी हमने लैंड ले ली, हमने लैंड को समझ लिया, हमने उसके सॉइल टेस्टिंग करा ली और अब हमारा प्लान है कि हम उसके लिए बिल्डर ढूंढें या खुद बिल्ड करें। क्या हम खुद भी बिल्ड कर सकते हैं
या हमें बिल्डर ही चाहिए होगा। इस तरह के मुश्किल सवालात हम लेके अपने अपने अगले दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में आएंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये थी कि हम ज़मीन के बारे में, देखिए आपका ये प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो आप उसमें कमेंट्स में अपने सवालात भी डाल सकते हैं, और नियर फ्यूचर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि टीवी एशिया हमें एक्सेस दे और हम आपकी लाइव कॉल को भी अपने प्रोग्राम में ले सकें। लेकिन इस वक्त हमारी जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमने कोशिश की है कि आज हमने बात की लैंड के हवाले से कि जहां लोग रहते हैं वो मकान होता है, और वो मकान में जब लोग रहते हैं तो वो घर बनता है, या कोई कहता है वो घर होता है तो मकान बनता है, कोई कहता है मकान है तो घर बनता है। लेकिन यकीनन अभी हम उसके पहले मंजिल पे हैं जहां हमने सिर्फ अभी ज़मीन ली है, और अब हम ज़मीन से आगे के मंजिल के सफ़र तय करेंगे। और उसमें हम शायद ज़मीन का भी एक हिस्सा भी बाकी है कि जब हमें काउंसिल के हाल से खुद अप्रूव लेनी पड़ती है, अगर हम खुद बना रहे हैं और या वो खाली ट्रांसफ़र होता है, इसको कर ही लेते हैं। ये बताइएगा कि अगर ज़मीन ले ली तो ज़मीन सिर्फ अगर मैंने बिल्डर नहीं, मतलब उससे नहीं ली, जो बिल्डिंग लैंड एंड होम पैकेज है, हमने खाली एक जमीन ले ली तो वो हमारे नाम पे ट्रांसफर उस बंदे से जिसके नाम पर उससे हो जाएगी, या हमें उसमें काउंसिल का भी कोई रोल रहता है? नहीं, आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, आप उसका लोन पे ऑफ कर दोगे, या अगर उसके पास ऑलरेडी पेड ऑफ जमीन होगी तो आप उसको, आपका बैंक उसको पैसे दे देगा, या आप अगर कैश पे खरीदना चाहते हो, रॉन्ग टर्म कैश, अगर आप उसको आउटराइट खरीदना चाहते हो और आपके पास अपनी फंडिंग अवेलेबल है तो आप उसका आपके नाम पे हो जाएगी जमीन, आपके नाम पे हो जाएगी। यानी आपको किसी और ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, ऑफिस की आपके ये प्रोसीजर होता है सोलिसिटर की जो फीस होती है यूजुअली $600 होती है। ठीक, ये भी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है कि लोगों को कितनी फीस चार्ज 1200 8 यानी 1600 फीस पे की है सोलिसिटर की, और अल्टीमेटली इट्स बिग मैटर फॉर देम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश जो हमने अपने प्रोग्राम लेके, अपने दोनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जनाब शहाब खान साहब का और जनाब इकराम जमील साहब का, कि जिन्होंने बावजूद इसके कि वो अपने इस बिज़नेस से अटैच हैं और उन्होंने कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए एक वक्त निकाला और एक अपनी ज़बान में एक प्रोग्राम किया, और उसके बाद हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन जो छोटी छोटी सी चीज़ें ज़रूरी थी, बहुत बारीक बारीक थी और बहुत अहम थी, उन सारी बहुत अहम चीज़ों को हमने इनके ज़रिए जाना। इस तरह के और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सवालात को लेकर आएंगे। हमारे बहुत सारे, अभी हमारा फाइनेंस पे एक टॉपिक बाकी है, कंस्ट्रक्शन पे एक टॉपिक बाकी रहेगा, एम्प्लॉयमेंट पे एक टॉपिक है, और बिल्डिंग और प्रॉपर्टी टाइप में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको हम अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता अपने नाज़रीन के लिए आते रहेंगे। अपने मेज़बान शोएब ज़ैदी को टीवी एशिया के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ इकराम जमील साहब को आगे और शाह खान का। खुदा हाफिज़।